नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की ये जो अपनी क्लास रहेगी जिसके अंदर हमने 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के करने वाले हैं। मतलब जो मीटर के जो क्वेश्चन होंगे वो अपने 30 क्वेश्चन करने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। तो सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया गया है। आपको ये पूछा गया है कि जो समाकलित प्रकार का जो उपकरण जो होता है उसका एग्जाम्पल कौन सा है। यानी कि एग्जाम्पल आपको बताना है इंटीग्रेटिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट जो होगा उसका। तो ये एम्पीयर मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, ओम मीटर होगा या एनर्जी मीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या रहेगा। तो 13 तारीख को सभी रेडी हो जाइए और बहुत ही कम दाम के अंदर आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी साथ में, और क्लास के जो नोट्स होंगे वो भी मिलेंगे, इसके साथ साथ वीडियो कोर्सेज भी मिलेगा। ठीक है, तो 13 तारीख को सभी रेडी हो जाइए जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो एनर्जी मीटर होगा, क्योंकि एनर्जी मीटर काम क्या करेगा, एक बार अगर ये स्टार्ट हो गया तो ये शुरू से लेकर एंड तक का पूरा मान प्रदर्शित करता है। बाकी सभी के अंदर क्या होगा कि आपको जीरो जो होगा, जैसे ही सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो इसका पैमाना क्या हो जाएगा, जीरो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि जो एडी करंट डैम्पिंग जो उत्पन्न करते हो तो उसमें चकती जो होती है वो किस धातु का प्रयोग करेंगे। वो लोहे की होगी, तांबे की होगी, एल्यूमिनियम की होगी या टंगस्टन की होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। जिस मेटल का पॉइंटर बना होगा किसी भी मापक उपायंतर के अंदर उसी का ये बना होता है। तो इसका होगा वो आपका एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपको दे रखा है कि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो किस सप्लाई पर काम करेगा। यानी कि पीएमएमसी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसके बारे में आप लोग बताइए क्या होगा। केवल डीसी पर काम करेगा, केवल एसी पर काम करेगा, या दोनों पर काम करेगा, या भावर धारा पर काम करेगा। तो सप्लाई के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डीसी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आपको दे रखा है कि पाठ्यांकों का समूह है जिसका परिसर विस्तृत है वह होगा। मतलब जिसकी स्केल जो होगी, अगर वो उसकी रेंज ज़्यादा होगी, जैसे एक 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर एक 500 का है, तो 500 वाले की रेंज होगी वो ज़्यादा होगी। तो आपको ये बताना है कि उसकी एक्यूरेसी हाई होगी या एक्यूरेसी लो होगी, या प्रिसिशन यानी कि जो परिशुद्धता जो होगी वो ज़्यादा होगी या परिशुद्धता कम होगी। तो शुद्ध पाठ्यांक ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, तो यहाँ से बताइए। तो जिसकी ये वाइड रेंज होगी उसका जो परिशुद्धता जो होगी वो क्या रहेगी, निम्न रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सुरक्षा की दृष्टि से जो भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। यानी कि जो आप लोग अर्थिंग करोगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज़ करोगे तो उसका आपको रेजिस्टेंस पूछा, उसका मान कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध कम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लीकेज करंट को वहन कर सके। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि जो सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए संकेतक उपायंतरों में अवमंदक होना चाहिए। मतलब डैम्पिंग के बारे में पूछा गया है कि ओवर डैम्पिंग होना चाहिए, अंडर होना चाहिए या क्रिटिकल होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ उसको होना चाहिए क्रिटिकल डैम्पिंग, ताकि पॉइंटर होगा वो जल्दी से विराम अवस्था में आ जाए और पाठ्यांक लेने में ज़्यादा समय ना लगे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। बेस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस। यानी कि अगर आपको निम्न मान का प्रतिरोध मापन करना है तो इनमें से सबसे बढ़िया विधि आपको बताना है कौन सा रहेगा। केल्विन डबल ब्रिज रहेगा, ब्रिस्टन ब्रिज रहेगा, या वोल्टमीटर एम्पीयर मीटर मेथड रहेगा, या बेगर मीटर रहेगा। तो अच्छी तरीके से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो यूज़ करेंगे वो केल्विन ब्रिज का यूज़ करेंगे, और जो वेस्टर्न ब्रिज होगा ये मीडियम प्रतिरोध का मेजरमेंट करेगा। इसका आप लोग निम्न और मीडियम दोनों कर सकते हो, और मेगर का हमेशा क्या किया जाता है, हाई रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का केल्विन डबल ब्रिज राइट आंसर होगा। इसके अलावा एक लॉरेंज मेथड भी होता है, वो भी काम क्या करेगा, निम्न प्रतिरोध का मेजरमेंट करेगा शुद्धतापूर्वक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगले दो क्वेश्चन देखिए। डायनमो टाइप प्रकार का जो उपकरण जो होगा उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? ठीक है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट के लिए करेंगे और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए करेंगे, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए करेंगे, स्टैंडर्ड और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट दोनों के लिए करेंगे। नीचे वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए कि पीएमएमसी एम्पीयर मीटर की प्रास वर्दी करना है तो आप लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे? शंट का, मल्टीप्लायर का, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का, इनमें से किसी का भी नहीं करेंगे। तो दोनों अच्छे क्वेश्चन है, बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो डायनमो टाइप जो होगा इसका मानक और ट्रांसफर उपकरण दोनों के लिए किया जाता है। और जो पीएमएमसी जो होगा इसकी अगर अपने बात करें तो एम्पीयर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट का यूज़ करेंगे या सीटी का करेंगे। और जो अगर वोल्ट मीटर होगा तो मल्टीप्लायर होगा या आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होगा। तो यहाँ आपका शंट राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि ऐसी विभवमापी में उष्मा विद्युत प्रभाव को कम करने के लिए जो प्रतिरोध कुंडलियाँ जो होगी वो किसकी बनाई जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नीन की होगी, यूरेका की होगी, प्लेटिनम की होगी या एल्यूमिनियम तार की होगी? तो यहाँ से आपको जो पूछा गया उष्मा प्रभाव, यानी कि तापमान के कारण क्या होगा, किसी भी वस्तु का प्रतिरोध होगा वो चेंज होता है। तो यहाँ से आपको ऐसी चीज़ बताना है जिसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, मैग्नीन भी है और यूरेका भी है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी दोनों ऑप्शन आएंगे तो आप लोग मैग्नीन को प्रेफर करेंगे, वरना आपका यूरेका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो क्या रहेगा? ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दे रखा है कि मैक्सवेल के प्रेरकता और धारिता सेतु यानी कि मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होगा, इसका इस्तेमाल किस में करेंगे? लो क्यू कॉइल यानी कि लो क्वालिटी फैक्टर का मेजरमेंट करने के लिए, या मध्यम या उच्च, या निम्न और मीडियम दोनों। इसके अलावा एक है ब्रिज होता है, ठीक है, वो भी उच्च क्यू कॉइल जो होगा उसको मेजरमेंट करने का यूज़ करता है, मतलब उच्च क्वालिटी फैक्टर अगर किसी कॉइल का होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का अगर मैं राइट आंसर बताऊँ तो आपका रहेगा लो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि आवृत्ति का मापन करना है आपको, तो किस ब्रिज का यूज़ करेंगे? फ्रिक्वेंसी का जो मेजरमेंट करना है तो आप लोग किस ब्रिज का यूज़ करेंगे? मैक्सवेल का करेंगे, शेरिंग का करेंगे, हेविसार्ड कैंपवेल का यूज़ करेंगे, वेन ब्रिज का यूज़ करेंगे? तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो वेन ब्रिज होगा। ठीक है, मैक्सवेल जो ये एल का मेजरमेंट करेगा या कैपेसिटेंस का करेगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको याद रखना है। और जो आवर्ती का अगर आपसे पूछा गया तो वेन ब्रिज राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? एक स्थायी चुंबक चल कुंडली मापक यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध 500 में, पूर्ण स्केल के लिए इसकी जो धारा होगी वो 100 माइक्रो एम्पियर होगी। यंत्र द्वारा खपत शक्ति का मान कितना होगा, कि ये पावर जो कंज्यूम करेगा मीटर वो कितनी करेगा? 5 माइक्रोवाट करेगा, 5 मिलीवाट करेगा, 5 वाट करेगा, 0.5 माइक्रोवाट करेगा? तो पावर आपको पूछा है, वोल्टेज आपको, करंट आपको दे रखी है और रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है। तो P बराबर जो होगा वो आई स्केयर इंटू आर होगा। तो ये 100 का अगर मैं स्केयर करूँगा तो ये 10 की पावर 4 बन जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये 10 की पावर 4 होगी। और माइक्रो का अगर मैं स्केयर करूँगा तो 10 की पावर माइनस का 12 बन जाएगा। और ये 500 वैसे ही पड़े। अब आप लोग यहाँ से देखिए कि 4 ये पावर रही और 2 पावर ये बनेगी, तो 6 पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी कितनी? माइनस की 6 पावर। ठीक है, अब आपके पास बचेगा 5, तो 5 हो जाएगा ये, और माइनस का 6 का मतलब क्या रहेगा? माइक्रो, और पावर पूछा है तो वाट इसका आंसर होगा। तो यहाँ से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा? ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है कि रेक्टिफायर का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में ऋणात्मक फीडबैक काम लेने का कारण क्या है? यानी कि नेगेटिव फीडबैक उसमें यूज़ किया जाता है। जो वोल्टमीटर होगा जिसमें डायोड का यूज़ किया जाता है तो उसमें आपको नेगेटिव फीडबैक यूज़ करेंगे। उसका रीज़न आपसे पूछा गया कि उसकी
टोटल जो गेन होगा उसको बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या नॉन लीनियरिटीज होती है उसको दूर करने के लिए, इनमें से किसी का भी नहीं। तो यहाँ इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ तो ये क्या करेगा, जो लीनियरिटीज होती है, नॉन लीनियरिटीज होती है, उसको खत्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला दोनों सीआरओ के क्वेश्चन है कि सीआरओ में एक्वाडॉग जो होगा उसका इस्तेमाल किसको इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन का करेंगे, सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन का करेंगे, या दोनों का करेंगे, इनमें से किसी का भी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए कि सीआरटी में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन का स्रोत कौन सा होगा। पीएन जंक्शन डायोड होगा, बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड लेपित होगा, या त्वरित एनोड होगा, या पोस्ट एक्सेलरेटिंग एनोड होगा। तो पहला जो रहेगा आपका एक्वाडांग जो होगा, इसका जो यूज़ करेंगे सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है। और सीआरटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड जो होंगे वो बेरियम और स्ट्रोंशियम से क्या होंगे, लेपित होंगे, कैथोड जो होगा। तो यहाँ इसका दोनों का बी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है। अगला देखिए कि गतिक मापन के लिए पूर्ण रूप से यांत्रिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनमें, ठीक है, यानी कि प्योरली मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी यूज फॉर डायनामिक मेजरमेंट बिकॉज दे हैव, यानी कि कोई भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे आपके पॉइंटर वाले जो होते हैं, और कोई भी गतिशील जो वस्तु जो होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा, हाई इंटीरिया होगा, लार्ज टाइम कांस्टेंट होगा, या हाई रिस्पॉन्स टाइम होगा, या अप्रोक्स भी होगा। अगर कोई गतिशील राशि है उसका अगर आपको मेजरमेंट करना है तो आप लोग मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करके डिजिटल का करते हो। तो इसके पीछे रीज़न क्या आपसे पूछा गया है। मान लीजिए आपके पास टेकोमीटर है, टेकोमीटर एक तो सॉफ्ट वाला आता है, एक जिसको लेजर वाला सिस्टम होता है। तो सॉफ्ट वाला जो होता है वो कम यूज़ करना चाहिए और लेजर वाला ज़्यादा करना चाहिए। तो इसके पीछे यही आपसे पूछा गया है, तो इसके पीछे रीज़न क्या होगा। तो ये सारे के सारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। और जड़ता वाई होगा, कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट उस समय भी वो ज़्यादा लेगा, और रिस्पॉन्स टाइम होगा वो भी ज़्यादा लेगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि इनमें, यानी कि आजकल जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं। डिजिटल जैसे आपने देखा होगा, जैसे पहले चकती वाले एनर्जी मीटर होते थे, अब जो आगे वो डिजिटल आ गए। इसके अलावा आप लोग वोल्ट मीटर देखिए, वो भी डिजिटल आने स्टार्ट हो गए। सीआरओ, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिजिटल आने लगी। ठीक है, घड़ियाँ भी डिजिटल आने लगी जो पहले भी आती थी। तो वो रीज़न आपसे पूछा गया क्या होगा, उनकी सुग्राहिता और विश्वसनीयता ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्स टाइम जो होगा वो फास्ट होगा, जैसे आपने उसको सप्लाई से जोड़ा तो उसने रीडिंग दे दी। ठीक है, या कोई दूर स्थित कोई सिग्नल उसको मेजरमेंट कर सकते हो, सेंसर के द्वारा सेंस कर सकते हो, या अप्रोक्स भी होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी रहेगा। ये सारे के सारे इसके अंदर ये होंगे। ठीक है, टाइम भी कम लगेगा, रिस्पॉन्स टाइम भी ज़्यादा होगा, सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी, विश्वसनीयता भी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होता इस वजह से। अगला देखिए ट्रांसड्यूसर, देखिए आपसे क्या पूछा गया है। तो ट्रांसड्यूसर होगा वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा, यांत्रिक विस्थापन को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में चेंज करेगा, या ऊर्जा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करेगा। एलवीडीटी, आरवीडीटी, लोड सेल, ये आपने जितने भी पढ़े हैं, स्ट्रेन गेज हो गया, तो ये जितने भी है ये सारे ट्रांसड्यूसर के एग्जांपल हैं। और ये काम क्या करते हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी होंगे उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि सीटी पर भार को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में धारा होगी, उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब यहाँ एक चीज़ है आपसे पूछा गया है कि सीटिंग की रेटिंग पूछा गया बस। सेकेंडरी वाइंडिंग पर धारा होगी, उसके अकॉर्डिंग वोल्ट एम्पियर रेटिंग होगी ट्रांसफार्मर, उसके अकॉर्डिंग, या सेकेंडरी कुंडली के वोल्टेज, धारा और पावर फैक्टर पर, या इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। अच्छे तरीके से आंसर दीजिए। सिटी की जो वर्डन जो होता है, बोझ होगा, रेटिंग जो होगा, वो आपसे पूछा गया है कि उस पर जो लोड होगा वो किस तरीके से मेजर करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी रहेगा। अगला स्ट्रेन गेज है, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए।
स्ट्रेन गेज होगा, उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि टॉर्क ट्रांसड्यूसर में इन्हें कैसे लगाना चाहिए। तो उसका जो लगाने का जो पूछा गया है वो कितने डिग्री पर लगाना चाहिए। शाफ्ट अक्स से 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 90 होगा या 60 होगा। तो अपने अपने आइडियाज़ दीजिए। आईटीआई वाले स्टूडेंट ने ये शायद नहीं पढ़ा है क्योंकि उनके ये टॉपिक नहीं लगता, ट्रांसड्यूसर का ये टॉपिक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इनमें से एक्टिव ट्रांसड्यूसर बताना है। एक्टिव ट्रांसड्यूसर का मतलब होगा जिसमें किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो स्ट्रेन गेज होगा, रेजिस्टेंस ट्रांसड्यूसर होगा, फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर होगा या इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर होगा। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बाकी सिंपल है ये। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर होगा। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, देखेंगे कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा। आपको दे रखा है कि सिटी की रेटिंग 100/5 है। इसकी उत्तेजन धारा के चुंबकन व लो हानि भाग में क्रमशः 1 व 0.6 एम्पियर है। सेकेंडरी कोयल शुद्ध प्रतिरोध है, तो रेटेड धारा पर वर्तन अनुपात क्या होगा। टर्न रेशियो आपसे पूछा गया, बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सिटी की रेटिंग 100/5 है। इसका उत्तेजन धारा के चुंबकन व लो हानि भाग क्रमशः 1 एम्पियर व 0.6 है, और सेकेंडरी कोयल शुद्ध प्रतिरोधी है, तो रेटेड धारा पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा। तो ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोग सीधा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो सिटी की जो रेटिंग है वो 100/5 है, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हो इस क्वेश्चन का 20 राइट आंसर होगा। अगला ये स्ट्रेन गेज का जो आपका नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए कि प्रतिरोध विभवमापी का ज़्यादा प्रतिरोध होने पर इन ए रेजिस्टेंस पोटेंशियल मीटर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लीड टू, यानी कि उसके अगर रेजिस्टेंस हाई होगा पोटेंशियोमीटर का, प्रतिरोध विभवमापी का अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो उसकी सेंसिटिविटी हाई होगी या उसकी लो होगी सेंसिटिविटी, नॉन लीनियरिटी होगी, या वैल्यू एरर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए यहाँ क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा जो सुग्राहिता जो होगी ओम प्रति वोल्ट होगी, अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो उसकी सेंसिटिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, मैं मेथड बता दूंगा आपको किस तरीके से करना है। कि प्रतिरोध थर्मामीटर 30 डिग्री पर 5 ओम और 60 डिग्री पर 6.5 ओम प्रदर्शित करता है। यदि रैखिक परिवर्तन अनुमान माना जाए तो 45 डिग्री पर ताप गुणांक का मान क्या होगा। तो यहाँ से आपको क्या दे दिया, थर्मामीटर का 30 डिग्री पर प्रतिरोध दिया है वो 5 ओम दिया है, और 60 डिग्री पर दिया है 6.5। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, तो यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ इसको करने का मेथड देखिए क्या रहेगा। सबसे पहले आपको α2 पूछा गया है, तो α2 निकालने का जो फार्मूला रहेगा α1 1 प्लस α1, और यहाँ टाइम का डिफरेंस आएगा। तो आपको पहले α1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और अल्फ़ा आपने पढ़ा होगा RT माइनस R0, या इसको R2 माइनस R1 कर लेते हैं। नीचे आएगा R1 और यहाँ आएगा टेम्परेचर का अंतर। तो आपको काम क्या करना है, जो रेजिस्टेंस का जो डिफरेंस है 30 और 60 डिग्री पर, तो 5 और 6.5 का डिफरेंस ऊपर आ जाएगा, 1.5 डिफरेंस ऊपर आ जाएगा। नीचे आएगा आपका 5, और टेम्परेचर का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 30। तो यहाँ से थोड़ा सा मैं करके बताता हूँ, अल्फ़ा बल की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी। तो ऊपर जो आएगा आपका 1.5 आएगा, नीचे जो रेजिस्टेंस का जो आएगा वो प्राइमरी रेजिस्टेंस आएगा, और नीचे टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। तो इसको अगर देखें तो ये 300 बन जाएगा, तो इसको मैं काटूंगा तो ये 20 पर जाएगा। तो 1/20 यानी कि आपका जो आंसर होगा यहाँ पर α1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.01 आएगी। अब आपको कुछ नहीं करना, इस α2 की जो वैल्यू का हम क्या करेंगे, α1 1 प्लस α1 यहाँ रखेंगे T2 माइनस T1। तो α1 की यहाँ वैल्यू रख देंगे, और T2 की जो वैल्यू जो आप लोग रखोगे 60-45 का डिफरेंस रख देना आप लोग यहाँ पर, तो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जो सक्रिय ट्रांसड्यूसर जो होता है उसमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है। तो 1 सेंटीमीटर होगा, 1 mm होगा, 1 माइक्रोमीटर होगा, या 1 × 10⁻⁻12 यानी कि ये आपको दे रखा है, पिकोमीटर दे रखा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो एक्टिव जो ट्रांसड्यूसर होगा, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर होगा, उसके बारे में पूछा है, संधारित्रीय ट्रांसड्यूसर के बारे में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन का क्या आएगा, 1 माइक्रोमीटर आएगा। अगला देखिए, मेगरमीटर का इस्तेमाल मेगरमीटर का जो यूज़ करोगे वो किसके मेजरमेंट में करोगे। लो रेजिस्टेंस के लिए करोगे, मीडियम के लिए करोगे, हाई इंसुलेशन के लिए करोगे, हाई और इंसुलेशन दोनों के लिए करोगे, या इनमें से किसी के लिए नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है सभी को। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या रहेगा, सी है। तो ये आज के 30 क्वेश्चन थे, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। क्लास को जरूर शेयर कीजिए और सभी 13 तारीख को रेडी हो जाइए जो भी स्टूडेंट कोर्स लेना चाहते हैं। और जितने भी जो यहाँ इसके अंदर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है, और ये क्लासें जो आपकी रहेगी वो 1 साल तक की वैलिडिटी रहेगी इसकी। और जो भी क्लासें, जो भी नया कंटेंट आएगा उसके अंदर ऐड होता चला जाएगा, और आप लोग एक वीडियो को कितनी भी बार देख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ इसमें फीचर रहेंगे। क्लास को आप लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हो, क्लास को आप लोग स्पीड भी बढ़ा सकते हो, क्लास की क्वालिटी भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारा आपके पास रहेगा, बिल्कुल कम दाम के अंदर मिलेगा। अच्छे लगे तो ज़रूर आप लोग खरीदिए। और इसके साथ साथ आपको इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। 75 क्वेश्चन एक सेट के अंदर होंगे, टोटल 25 सेट आपको मिलेंगे। इसके अलावा जो क्लास नोट्स हैं वो भी आपको फ्री में दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने पहले से ले रखे हैं तो उनको आप लोग मैं बता देता हूँ। तो यहाँ अभी जो अपने नोट्स देंगे उसके अंदर लेटेस्ट वर्जन जो होगा, लेटेस्ट वर्जन का मतलब ये होगा कि उसमें अभी जितनी भी जो चीज़ें होगी वो सारा मैंने दोबारा तैयार किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।